हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं जितेंद्र पटेल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बेसिक अध्ययन सेंटर में। जैसा हमने पिछले वीडियो में सेल वाल के बारे में अध्ययन किया था, आज हम सेल के पार्ट केंद्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं केंद्रक। इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका तात्पर्य क्या है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी कोशिका के अंग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, प्लास्टिड हो गया, जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, यह क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है। यह जंतु कोशिका में सेंटर में मध्य में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में यह परिधि के करीब अर्थात किनारे पर पाया जाता है। ठीक है। यह जंतु कोशिका में सेंटर में, मध्य में तथा पादप कोशिका में परिधि या फिर आप कह सकते हैं कि सेल वाल की तरफ पाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं इसके फंक्शन क्या क्या है। एक तरह समझ लीजिए कि यदि एक मनुष्य की बात करें तो उसके मनुष्य में यदि उसका ब्रेन काम ना करे तो समझ लीजिए वह न्यूट्रल है। हमारे जो शरीर का नियंत्रण है वह कहां से होता है, हमारे ब्रेन से होता है। इसी प्रकार जो हमारा सेल का पार्ट, जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, यह क्या होता है, बिना केंद्रक के हम सेल की कल्पना नहीं कर सकते। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा केंद्रक होता है वह कोशिका का महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक। तो इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करना। यह क्या करता है, कोशिका में वृद्धि और उसका डिवीजन करता है, विभाजन करता है। और देख लेते हैं कोशिका की रचना और कार्य पर नियंत्रण। तो एक कोशिका के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितनी भी क्रियाकलाप होती है, उन सब पे नियंत्रण किसका होता है, केंद्रक का ही होता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं जो हमारा केंद्रक है वह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और साथ ही साथ कोशिका का सबसे बड़ा भाग भी है। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर देखते हैं इसका, तो केंद्रक के भाग, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। ये देखिए जितना भी स्टडी हम कर रहे हैं सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। ये सब किसके आधार पर हो जा रहा है, सब सूक्ष्मदर्शी या फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ये सब फिगर ड्रा किया गया है। इसको हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो आइए देखते हैं केंद्रक के क्या क्या भाग हमारे हैं। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यदि हम जंतु कोशिका की बात करें तो उसके सेंटर में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको केंद्रक बोलते हैं। अब केंद्रक का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ऐसा है। अब इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं ये देखते हैं। तो आपकी जो बाहरी लेयर दिख रही है, ये डबल लेयर दिख रहा होगा आपको। ठीक है। तो इसको मिलाकर क्या बोला जाता है, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली बोला जाता है। ठीक है। और इसके बीच में थोड़ी थोड़ी गैप दिख रही होगी जिसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, देखिए यदि हम एक कंप्लीट सेल बनाएं तो इसके बाहर क्या होगा, हमारा इसके बाहर भी एक परत होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है। उसके बारे में हम इसके अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, अभी देखते हैं सिर्फ। तो ये जो न्यूक्लियर पोर होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, यह जो हमारा केंद्रक द्रव्य है, जो हमारा केंद्रक द्रव्य है, यह क्या करता है, साइटोप्लाज्म है, इसमें से इसी न्यूक्लियोपोर केंद्रक छिद्र के माध्यम से ही केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। तो एक तरह से क्या है, जो न्यूक्लियर छिद्र है इसी के माध्यम से पदार्थों का आवागमन केंद्रक के अंदर तथा केंद्रक के बाहर होता है। ठीक है। और देख लीजिए इसमें एक और सा गोलनुमा संरचना दिख रही होगी जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसको हिंदी में केंद्रिक करते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। आगे देखते हैं जो न्यूक्लियोलस है यह संख्या में एक या एक से अधिक हो सकता है। इसका फंक्शन क्या होता है, यह क्या होता है, प्रोटीन बनाने के लिए
स्थान उपस्थित करवाता है, स्थान उपलब्ध करवाता है। और जो प्रोटीन निर्माण किससे होता है, राइबोसोम से होता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम से होता है। तो जो न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रिक होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रोवाइड कराता है। ठीक, अब देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो हमारा डॉटेड लाइन दिख रहा है रेड कलर से, ये हमारा क्या है, इस सेल में, इस न्यूक्लियो मेम्ब्रेन के अंदर, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यह कहता है पूरे भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैला हुआ होता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। ठीक, और देखिए ये जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो हमारा केंद्रक झिल्ली है, ये हमारा इसके जो हमारा आउटर लेयर है, देखो यह क्या होता है, दोहरी झिल्ली होती है। क्या होती है, दोहरी झिल्ली होती है। तो इसीलिए इसको हम न्यूक्लियर इनवेलप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप। उसको हम आगे देखेंगे अभी इसके बारे में। अभी देखिए इसमें जो हमारा धागेनुमा संरचना दिख रही है, इसमें ब्लैक कलर से कुछ धागेनुमा संरचना दिख रही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रोमैटिन मटेरियल है, जिसको हिंदी में रंग सूत्र द्रव्य बोलते हैं। ये हमारा क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल है, जिसको हम रंग सूत्र द्रव्य बोलते हैं। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली के आउटसाइड में एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ऐसा कुछ, जिसको हम बोलते हैं ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटसाइड में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में ER लिखते हैं। इसके हिंदी में नाम होता है अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ठीक है, यह क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। तो अब देखते हैं स्लाइड में कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। केंद्रक के भाग, केंद्रीय आवरण और केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियर इनवेलप और न्यूक्लियोप्लाज्म। जो हमने पीछे फिगर देखा था उसमें क्या था, हमारा एक ऐसा संरचना था, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इनवेलप मतलब होता है लिफाफा। क्या होता है, लिफाफा। यदि दो पेज को मैं, यदि उसको एक दूसरे से मोड़ करके यदि उसको चिपका दूं तो क्या होता है, लिफाफा बन जाता है ना। तो सेम ऐसे क्या हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्ली है। लेकिन देखिए ये क्या है, ये सिरा इधर से आके मिला है, ये सिरा इधर से आके मिला है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर इनवेलप या फिर केंद्रकीय आवरण। ठीक है, और इसके अंदर में या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियर इनवेलप या फिर केंद्रकीय आवरण के अंदर क्या है, कुछ सब्सटेंस भरा है, लिक्विड सब्सटेंस, द्रव पदार्थ भरा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, अब देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या उपस्थित है उनके देखते हैं हम। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें क्या क्या होता है, हमने इसके अंदर क्या देखा था, एक धागेनुमा संरचना देखा था ऐसा कुछ, जिसको हमने क्या बोला था, क्रोमैटिन मटेरियल बोला था। और इसमें एक और राइट शेप का स्ट्रक्चर देखा था, जो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जो केंद्रिक बोलते हैं। ठीक, तो अभी मैंने क्या देखा, जो मेजर कंपोनेंट है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियर इनवेलप, उसको NH60 में बोलते हैं, एक न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। ठीक, अब केंद्रक द्रव्य के अंदर, केंद्रक द्रव्य में क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं उनको देखते हैं। तो केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः दो चीजें, केंद्रिक न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक, तो अभी हमने बता दिया पीछे, जो न्यूक्लियोलस होता है इसका काम क्या होता है, यह कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान उपस्थित कराता है। ठीक है, यह कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान उपस्थित कराता है। अब रही बात, यदि हम बात करें कि प्रोटीन का काम क्या होता है, तो हमारे शरीर में प्रोटीन का कार्य होता है सिर्फ और सिर्फ शारीरिक वृद्धि। ठीक है, प्रोटीन का कार्य हमारे शरीर में क्या होता है, शारीरिक वृद्धि। ठीक, अब देखते हैं क्रोमैटिन मटेरियल, जिसमें धागेनुमा संरचना होती है,
जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो अव्यवस्थित है, जो आपस में क्या है गुथे हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो हमारा क्या है क्रोमैटिन मटेरियल है। देखिए जब हमारी कोशिका डिवाइड होती है, जब हमारा कोशिका विभाजित होती है, तो जो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल है ना, रंग गुणसूत्र है, यह क्या होता है ऑर्गेनाइज हो जाता है, सुसंगठित रूप में व्यवस्थित हो जाता है, जो क्या बनाता है हमारा क्रोमोसोम। ठीक, तो हमारा क्या होगा, यह केंद्रक के अंदर का एक धागेनुमा संरचना होती है और क्या कोशिका विभाजन के समय यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाती है। जब सेल डिवीजन होता है तो जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल है, यह क्या होता है ऑर्गेनाइज हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है और क्या बनाता है हमारा क्रोमोसोम बनाता है। ठीक, अब देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी। क्रोमोसोम के बाद कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में मुख्यतः दो भाग है, एक है डीएनए और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन। जो हमारा क्रोमोसोम होता है वह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए बोले तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में क्या होता है हमारा जीन होता है, डीएनए के ऊपर ही जीन होता है जो क्या करता है आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम का पार्ट क्या है डीएनए है और डीएनए के ऊपर क्या होता है जीन लगा होता है जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। और रही बात तुम्हारा क्रोमोसोम था, क्या था हमारा जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल था जो अनऑर्गेनाइज्ड था, किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं था, लेकिन जब कभी भी सेल डिवीजन होता है तो वह क्या होता है एक निश्चित संरचना में क्या होता है व्यवस्थित हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अगला वीडियो हमारा होगा साइटोप्लाज्म पे, तब तक इसको रिवाइज करिएगा। धन्यवाद।